Hello everyone, my name is Vikram Sharma and I welcome you all to my YouTube channel. The topic that we are going to discuss today is the martial law. So, what is martial law? Martial law is basically the replacement of uh, civilian government with the army. Okay. Sometimes it also happens after coup d'etat. Coup d'etat means overthrow of the government by the military. इसको हिंदी में हम बोलते हैं तख्ता पलट। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो मार्शल लॉ है ये तख्ता पलट से ही हो। कई बार हमारे स्टेट के अंदर, हमारी कंट्री के अंदर ऐसी फ्रेजाइल कंडीशन बन जाती है कि पार्लियामेंट को, जो भी हमारे देश या किसी और देश की पार्लियामेंट को, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को ऐसा डिसीजन लेना पड़ता है कि दैट दे आर गोइंग टू इम्पोज द मार्शल लॉ। रिसेंटली ये कहाँ पे इम्पोज हुआ था? ये इम्पोज हुआ था साउथ कोरिया में दिसंबर 3 एंड दिसंबर 4 2024, एक दिन के लिए लगाया था वहां के प्रेसिडेंट ने। तो आज के लेक्चर में हम यही समझेंगे हमारे यूपीएससी में प्रीलिम्स में और मेंस में इससे रिलेटेड दोनों बार आपको क्वेश्चंस वगैरह मिल जाएंगे, प्रीलिम्स में मिल जाएंगे और मेंस में मिल जाएंगे। बट मेजरली हमें ये समझना है कि मार्शल लॉ का फंडामेंटल राइट के ऊपर क्या इंपैक्ट है। मार्शल लॉ है भैया तो कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। द एंटायर पावर इज वेस्टेड विद द मिलिट्री, है ना? जब सीधा बोल दिया गया है इन द कॉन्स्टिट्यूशन कि इट इज अ रूल बाय द मिलिट्री, देयर विल बी नो सिविलियन गवर्नमेंट। सबसे मेजर एस्पेक्ट ही मार्शल लॉ का ये है कि सिविलियन गवर्नमेंट रिमूव हो जाएगा और पूरे स्टेट को कौन चलाएगा? मिलिट्री। तो आज हम समझेंगे इसके बारे में। आपको ये लेक्चर बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि इसके अंदर जो मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है वो बिल्कुल यूपीएससी और हमारे स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशंस के रेलेवेंस में है। आप अगर डाटा चाहें तो लिख भी सकते हैं। और लास्ट में मैंने कुछ कंट्रीज बताई हैं कि वहां पे किस प्रकार से मार्शल लॉ लगा था और हटा है और किस तरीके से कंटिन्यू होता रहता है वहां पे। तो लास्ट का जो मूवमेंट है हमारे इस स्लाइड का, हमारे इस टॉपिक का, इस लेक्चर का, वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है एस्पिरेंट्स के लिए समझने के लिए कि मार्शल लॉ कैसे अभी वर्ल्ड वाइड इंप्लीमेंट हुआ है, किन किन नेशन स्टेट्स में, और किस प्रकार का क्वेश्चन हमें पूछ सकता है यूपीएससी हमारा कमीशन। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। बहुत अच्छा टॉपिक है मार्शल लॉ। सो मार्शल लॉ बेसिकली हमें क्या बताता है? मार्शल लॉ ये बताता है कि स्टेट के अंदर, स्टेट मतलब यहाँ पे मेरा तात्पर्य है कंट्री से, कि स्टेट के अंदर ऐसी कंडीशन हो चुकी है, राइट्स हो चुके हैं, इंसरक्शन है, सेपरेटिस्ट मूवमेंट है पूरे देश में या फिर उसके किसी पार्ट में, ऐसी मूवमेंट स्टार्ट हो चुकी है कि जिससे अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि लोग रेबल पे उतर चुके हैं और अल्टीमेटली गवर्नमेंट को ने देखा कि भैया ये तो संभलेगा नहीं। तो फाइनली गवर्नमेंट को क्या इंपोज करना पड़ेगा? मार्शल लॉ। तो हु विल इंप्लीमेंट द मार्शल लॉ? द पार्लियामेंट विल इंपोज द मार्शल लॉ। बट ड्यूरिंग द imposition of martial law, the military authorities are vested with the abnormal powers। उनको बहुत वाइड पावर्स दी जाती है। जैसा कि मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में ही बता दिया था कि मार्शल लॉ जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट भी लगाए। कई बार कुछ देशों में हम अपनी सेना का बहुत सम्मान करते हैं, हमारे ट्राई फोर्सेस का, और हमारी जो सेना है, हमारी जो ट्राई फोर्सेस है, वो बहुत आदरणीय है, बहुत रिस्पेक्टेबल है हमारे लिए। और हमारी गवर्नमेंट भी कभी हमारी सेना के साथ इन्वॉल्व नहीं होती, नॉट लाइक पाकिस्तान, है ना? तो हमारे यहाँ पे एक सेपरेशन है पॉलिटिक्स, डेमोक्रेसी और आर्मी का। तो कभी भी ऐसा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। हालाँकि एक टाइम की मैं आपको बात बता देता हूँ। विकी कौशल साहब की एक मूवी आई थी सैम मानेक शो, बहुत अच्छा मूवी है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब देखें। वैसे मैं एस्पिरेंट्स को कभी मूवीज़ वगैरह रिकमेंड नहीं करता, बट सैम मानेक शो बहुत एक लेजेंडरी इंसान थे। तो जब सैम मानेक शो ने 1971 की जंग जितवाई, है ना, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, तो उसके बाद इंदिरा गांधी को ऐसा लगा कि भई अब सैम मानेक शो तख्ता पलट करने वाले हैं। कुछ ऐसी बातें उठ गई होंगी तो सैम मानेक शो को इंदिरा गांधी ने बुलाया और इंदिरा गांधी ने उन्हें कहा कि सैम, मुझे सुनने में आया है कि तुम कुछ मिलिट्री रेबेल करने वाले हो। तो सैम मानेक शो ने इसके ऊपर जवाब दिया कि मैम, आपकी भी नाक लंबी है और मेरी भी नाक लंबी है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दूसरों के काम में अपनी नाक अड़ाऊँ। तो यहाँ पे हमें दिखता है कि हमारी आर्मी कितनी प्रेस्टिजियस, कितनी अच्छी है, और कभी भी वो स्टेट के साथ बाकी किसी आर्किटेक्चर में इन्वॉल्व नहीं होते। तो मार्शल लॉ आर्टिकल 34, हमारे भारतीय संविधान आर्टिकल 34 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द मार्शल लॉ, है ना? तो अब इसको हम समझते हैं कि इसमें एग्जैक्टली बोला क्या गया है मार्शल लॉ के बारे में। It is often called as the zero law. Why it is called as when there is no law?
इट इज कॉल्ड एज द जीरो लॉ। इट मींस कि जो कानून होगा, जो सिविलियन लोगों के लिए कानून है, वो भी नहीं होगा। द गवर्नमेंट विल बी रन्ड बाय द मिलिट्री। जो सिविलियन गवर्नमेंट है उसको हटाया जाएगा और जो पूरी सरकार है उसको कौन चलाएगी? मिलिट्री चलाएगी। सो आर्टिकल 34 उसने क्लियर बताया, कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियर लिखा है इसके अंदर, प्रोवाइड्स फॉर द रेस्ट्रिक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स व्हाइल एमएल, मैंने एमएल मतलब मार्शल लॉ भी शॉर्ट में यूज किया है, इज इन फोर्स इन एनी एरिया विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब कि फंडामेंटल राइट्स आर रेस्ट्रिक्टेड। इट मींस आपका क्वेश्चन होगा कि सर क्या आर्टिकल 21 भी वायलेट हो जाएगा? बिल्कुल होएगा। अगर जरूरत पड़ी, इंटेंशनली क्यों करेगी आर्मी, बट अगर जरूरत पड़ी फॉर ब्रिंगिंग द ट्रैंक्विलिटी, फॉर मेंटेनिंग द लॉ एंड ऑर्डर एंड डेकोरम इन द स्टेट, फॉर ब्रिंगिंग द सोशल ऑर्डर इन द स्टेट, तो उस टाइम पे फिर वो 21 भी वायलेट करेंगे आपका। 21 इज द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। वो कहेगा कि सर हमारा 21 भी छीन लिया जाएगा, बिल्कुल छीन लिया जाएगा अगर जरूरत पड़ी तो इट एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू इंडेमनीफाई। इंडेमनीफाई का मतलब होता है to protect somebody against loss or damage। अंडरस्टूड माय पॉइंट? इन ये आया है एक टॉपिक से, एक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ओके, वो आगे आएगा। एनी गवर्नमेंट सर्वेंट और एनी पर्सन फॉर एनी एक्ट डन बाय हिम इन कनेक्शन विद द मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक ऑर्डर व्हाइल मार्शल लॉ इज इन फोर्स इन एनी एरिया। जहां पे भी मार्शल लॉ लागू होगा, अगर वहां पे कोई व्यक्ति है, कोई आर्मी वाला है, वो किसी भी प्रकार का एक्ट कर रहा है फॉर मेंटेनिंग द लॉ एंड ऑर्डर, तो उसके ऊपर किसी भी टाइप का प्रोसीडिंग नहीं चलाया जाएगा। ये पूरा कहा जा रहा है। द एक्ट ऑफ इंडेमनीफाई हियर मींस दैट इट इज मेड बाय द पार्लियामेंट, क्योंकि लगा कौन रहा है मार्शल लॉ? लीगली तो पार्लियामेंट लगा रही है। तो पार्लियामेंट एंड कैन नॉट बी चैलेंज टू एनी कोर्ट ऑफ लॉ ऑन एनी ग्राउंड्स एंड एनी विद ऑन द ग्राउंड ऑफ एनी कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द फंडामेंटल। बोल दिया उन्होंने दैट एनी कॉन्ट्रवेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट, तो मतलब अगर 21 भी गया आपका, 19(1), क्योंकि ये हम मेजरली एंजॉय करते हैं, 19(1) फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, 14 हो गया इक्वालिटी हो गया, आपके पास जो भी आपके पास प्यूनिटिव एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन हो गया, आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन एंड रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, पोस्ट हॉक और द डबल जियोपार्डी, सेल्फ इंक्रिमिनेट, सब खत्म हो जाएगा व्हेन द मार्शल लॉ इज। तो मार्शल लॉ इज मच मच मोर पावरफुल देन दैट ऑफ द नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352। So people are like confused that sir which is more I'm not saying it is too much derogatory, but which is more powerful? Like one side you keep the article 352 national emergency and one side you keep the martial, both are incomparable in nature, क्योंकि when you discuss about the article 352 national emergency, so there are a lot of shining cases into this regard. ADM Jabalpur versus SS Shukla. Prior to that you should refer to the case of the uh, Indira Gandhi case when she was being declared as इनकॉम्पिटेंट टू होल्ड द ऑफिस ऑफ द मेंबर पार्लियामेंट, है ना? तो उसमें इमरजेंसी रिमूव होने के बाद जजमेंट्स आए हैं, उसमें बोला गया है कि 21 नहीं वॉयलेट कर सकता स्टेट, बट मार्शल लॉ पे वो कर देगा, क्योंकि अब मार्शल लॉ आज तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ, तो उसके बाद ज्यादा जजमेंट्स भी नहीं आए हुए हैं एज सच। तो अगर होगा तो 21 वॉयलेट होगा ही होगा, है ना? अब आप पूछे कि सर इसमें डिफरेंस क्या है? देखिए, पुलिस हैंडल कर लेगी, पुलिस और आर्मी में फर्क है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पुलिस एंड द आर्मी? फायरिंग अ बुलेट इज द लास्ट ऑप्शन फॉर द पुलिस एंड फायरिंग अ बुलेट इज द फर्स्ट ऑप्शन फॉर द आर्मी, है ना? तो एट दैट टाइम ये इंडेमनिटी का एक्ट है, कहां से लिया गया? इंग्लिश कॉमन लॉ। हर द एमएल, इसको आर्टिकल 34 के अलावा कहीं भी नहीं बताया गया। नॉर्मली हम भाषा में कह सकते हैं मिलिट्री रूल और आर्मी रूल, यही है आपका मार्शल लॉ। इसके अलावा इट रेफर्स टू अ सिचुएशन, जैसा कि मैंने आपको लेक्चर के शुरू में बताया था, वेयर इवन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, सबसे बड़ी बात तो यही है इसकी, जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी कौन चलाएगा? मिलिट्री चलाएगी इन अकॉर्डेंस विद देयर रूल्स। अब मिलिट्री का तो रूल आपको पता ही है कैसा होता है, उनका तो अपना एक कोड ऑफ कंडक्ट है। तो ये हम सोचे कि आईपीसी या भारतीय न्याय संहिता या सीआरपीसी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या फिर सीपीसी कोड फॉर सिविल प्रोसीजर, ये कुछ नहीं लागू होगा भैया, वो आर्मी का रूल है, आर्मी के लॉ लागू होंगे। ओके, तो आफ्टर दैट लाइक सस्पेंशन ऑफ ऑर्डिनरी लॉ, जैसा मैंने आपको बताया, ये सब जो ऑर्डिनरी लॉ है ये हट जाएंगे एंड द गवर्नमेंट विल बी रन्ड बाय द मिलिट्री। दिस शुड बी क्लियर टू अस। जो सरकार है उसे कौन चलाएगी? मिलिट्री चलाएगी, और मिलिट्री का सरकार चलाने का तरीका बहुत अलग होता है। ओके, तो दैट इज मार्शल लॉ और जीरो लॉ। देन आफ्टर दैट लाइक वी हैव रिटन अबाउट दैट कब इसको इम्पोज कब किया जाएगा, लागू कब किया जाएगा इसे ना? जब वॉर है, वॉर के टाइम तो करना ही पड़ेगा, है ना? कि इंडो चाइना, इंडो पाक, इस टाइम तो लगेगा, या फिर इन्वेजन, इंसरक्शन, रेबेलियन, राइट, ये मैंने सबको आपको बता चुका हूँ कि कब कब इसको। इट्स जस्टिफिकेशन इज टू रेपेल फोर्स बाय फोर्स, है ना? तलवार को तलवार से काटना, या फिर हम कह सकते हैं, है ना? तो इस तरीके से मतलब कि लोग भी जोर लगा रहे हैं कि हम दंगा करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, तो भाई उनको रोका कैसे जाए?
तो उस फोर्स ही रोक सकती है जो आर्मी है, तो वही इंट्रोड्यूस करेगी एंड रीस्टोरिंग द ऑर्डर इन द सोसाइटी। Then during the operational martial law, they are provided with the abnormal powers and even condemn them to death. I have told you कि अगर जरूरत पड़ी तो मौत के घाट भी उतारा जा सकता है लोगों को। Supreme Court has declared that declaration of martial law doesn't result in the suspension of the habeas corpus 32(1). सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि डिक्लेरेशन ऑफ मार्शल लॉ मतलब कि अगर मार्शल लॉ लग गया तो हेबियस कॉर्पस आपका वायलेट नहीं होगा। व्हाट इज 32(1)? 32(1) सेज अबाउट दैट इल्लीगली डिटेंटेड पीपल शुड बी ब्रॉट बिफोर द कोर्ट एंड द कोर्ट विल डिसाइड वेदर द डिटेंशन इज वैलिड और इनवैलिड। मतलब लोगों को जब डिटेंड करती है पुलिस, पुलिस आई एम टॉकिंग अबाउट, तो या फिर कोई और अथॉरिटी, क्योंकि द रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस कैन बी इशूड अगेंस्ट द पब्लिक अथॉरिटीज एज वेल एज द प्राइवेट इंडिविजुअल्स। तो एडीएम जबलूर वैसे एस एस शुक्ला आपको रेफर करना चाहिए केस, बिल्कुल नेशनल इमरजेंसी केस है ना? एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आपने क्या कर दिया था उस टाइम, तो काफ़ी शाइनिंग केस है वो भी। तो उसमें कह रहा है कि हेबियस कॉर्पस मतलब सुप्रीम कोर्ट साधारण भाषा में कह रहा है कि अगर भई मिलिट्री अथॉरिटीज़ किसी को अरेस्ट करते हैं, डिटेन करते हैं, तो वो हमारे आगे लाएँ और हम डिसाइड करेंगे वेदर डिटेंशन इज़ वैलिड और इनवैलिड। बट अब मैं आपके ऊपर छोड़ना चाहता हूँ इस चीज़ को कि आपको लगता है कि द मिलिट्री विल टेक एनी पर्सन into the Supreme Court, will they take such kind of burden of taking the civilians to the civilian court? Already they are having the AFTs, that is the Armed Forces Tribunal, क्योंकि सिविलियन कानून तो लागू नहीं है, तो ये अभी डिबेटेबल है। बट सुप्रीम कोर्ट का ने बोला है तो उनके रिस्पेक्ट है। सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल कोर्ट ऑफ अपील, इट इज एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया, है ना? So that is the thing that we have seen over here. So this is basically what we have understood. अब हम देखते हैं कि किस-किस कंट्री में, बहुत सारी कंट्रीज़ में मार्शल लॉ लगा हुआ है, बट ये आपके लिए 2 सब्जेक्ट से इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी और आईआरओ, है ना? किस-किस कंट्री में भैया देखते हैं, पाकिस्तान में तो अनडिक्लेयर्ड ही मार्शल लॉ है, वहाँ पे तो बिकॉज़ पाकिस्तान इज़ अ डीप स्टेट। डीप स्टेट मीन्स अ स्टेट विदिन अ स्टेट। अब पाकिस्तान चल कैसे रहा है? पाकिस्तान 2 इंस्टीट्यूशंस चला रहे हैं, एक है आर्मी और एक है आईएसआई। आईएसआई स्टैंड फॉर इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, स्पाई एजेंसी ऑफ पाकिस्तान। तो वहाँ पे तो एक तरीके का ऑफिशियली भी मार्शल लॉ लगे हैं, बट वहाँ पे तो अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ ही है, आर्मी ही सब कुछ चलाती है वहाँ पे तो, है ना? हमें ज़्यादा उत्सुकता, हमें ज़्यादा इस चीज़ का जानने का होता है कि वहाँ का नया मिलिट्री चीफ कौन होगा रादर देन वहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन होंगे, है ना? म्यांमार में ये लगा था, देखो म्यांमार वो सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया in April 1937. Previously, it was a part of India. Then 1948, Myanmar got independence from the UK. और 1962 से 2011 तक वहाँ पे मार्शल लॉ था, मिलिट्री रूल था। फिर ये दोबारा 2011 में इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया अपना म्यांमार वाले ने, बट 2021 में दोबारा जुंता आर्मी जो है वहाँ पे दोबारा मार्शल लॉ लगा दिया। ऑंग सैन स्यू की, शी इज अंडर द हाउस अरेस्ट, है ना? और चाइना ने, भैया चाइना जबरदस्त है, चाइना ने भी मार्शल लॉ लगा दिया था तियानमेन स्क्वायर। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा क्या किया था चाइना, टैंक्स उतार दिए थे, लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट था ये, वर्ल्ड के सबसे बड़े प्रोटेस्ट में से मैं रिक्वेस्ट करूँगा पढ़िए इसको। तियानमेन स्क्वायर का प्रोटेस्ट था, मार दिया था कुछ 5000 लोगों को चाइना ने। तो चाइनीज़ गवर्नमेंट ने कम्युनिस्ट रूल्ड गवर्नमेंट इन द मेनलैंड चाइना बीजिंग में ही लगा दिया था। काफ़ी बड़ा वैसे कॉन्फ्लिक्ट था वो, 1 महीना चल रहा था, फिर उसके बाद फिर गवर्नमेंट ने फाइनली डिसाइड करके वहाँ पे मार्शल लॉ लगाया था। तो चाइना जैसी स्टेट, बिकॉज़ चाइना इज़ अ कम्युनिस्ट स्टेट, तो वहाँ पे भी मार्शल लॉ लगे हुए हैं। और 1-2 लास्ट एग्ज़ाम्पल है हमारे पास, रिसेंटली साउथ कोरिया, ट्यूसडे 3 दिसंबर, 4 दिसंबर को 1 दिन में हट गया था वहाँ से मार्शल लॉ। तो इट वाज़ लाइक अ वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल ऑफ अस, दैट इज़ द आर्टिकल 34 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मार्शल लॉ। थैंक यू।